नमस्ते विद्यार्थी मित्रों। आज के ऑनलाइन अभ्यासक्रम में हम बात कर रहे हैं कक्षा 11वीं के विषय हिंदी की, जिनमें हमारे हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध लेखक फणीश्वरनाथ रेणु के द्वारा लिखित पंचलाइट कहानी का आज हम अभ्यास करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं लेखक फणीश्वरनाथ रेणु का थोड़ा परिचय और उनके बाद उनके द्वारा लिखित इस कहानी का हम अभ्यास करेंगे। तो जानते हैं लेखक का परिचय। आप यहाँ उनकी तस्वीर भी देख सकते हैं। तो हम बात करें कि बिहार में पूर्णिया जिले के ओराही हिंगना नामक गांव में फणीश्वरनाथ रेणु का जन्म हुआ था। तो उनकी शिक्षा भारत और नेपाल में हुई थी। तो ईस्वी सन 1942 में वे स्वतंत्रता संग्राम में कूद पड़े थे। तो ईस्वी सन 1950 में नेपाली क्रांति आंदोलन में भी उन्होंने हिस्सा लिया था। तो इस तरह हम कहें कि सही मायने में रेणु जी कर्मशील सारस्वत थे, यानी विद्वान थे। तो 1952-53 में भीषण रूप से रोगग्रस्त रहने के बाद उन्होंने लेखन कार्य की ओर अपने मन को झुका लिया था। तो अब हम उनके बारे में अधिक जानकारी की बात करें तो फणीश्वरनाथ रेणु आजीवन शोषण और दमन के विरुद्ध संघर्षरत रहे। तो हिंदी के कथाकार के रूप में उसे अभूतपूर्व प्रतिष्ठा भी मिली थी। तो हम बात करें कि रेणु जी ने हिंदी में आंचलिक कथा की नींव रखी थी। तो विद्यार्थी मित्रों, यहाँ पर हम जानते हैं कि आंचलिक कथा किसे कहते हैं, यानी आंचलिक कथा क्या है। तो आंचलिक कथा यानी किसी प्रदेश या क्षेत्र विशेष की भाषा, बोली, वहाँ के रीति रिवाज, समाज जीवन, रहन सहन आदि को आधार बनाकर साहित्य की रचना करना ही आंचलिक कथा कहा जाता है। तो हम जानते हैं कि रेणु जी ने हिंदी में आंचलिक कथा की नींव रखी थी। तो उन्होंने अपनी कृतियों में आंचलिक कथा का ज़्यादातर प्रयोग किया है। तो उन्हें साहित्यकार के रूप में प्रसिद्धि तो उनकी कहानियों से ही मिली है। हम आगे बात करें तो बेमिसाल आंचलिक उपन्यास मेला आंचल को गोदान के बाद दूसरा सर्वश्रेष्ठ उपन्यास घोषित किया गया था। तो उनके उपन्यास मेला आंचल के द्वारा वे साहित्य जगत में काफ़ी प्रसिद्ध भी हुए थे। तो अब हम उनके अन्य साहित्य सर्जन की बात करें तो पतित परी कथा, जुलूस, दीर्घतपा, कितने चौराहे, पलटू बाबू रोड आदि उनके गणमान्य उपन्यास है। तो एक आदिम रात्रि की महक, ठुमरी, अग्निखोर, अच्छे आदमी उनके आदि कहानी संग्रह है। तो रेणु जी ने ऋणजल, धनजल, नेपाली क्रांति कथा, वन तुलसी की गंध, श्रुत अश्रुत पूर्वक नामक कई रिपोर्टाज भी लिखे हैं। तो हम बात करें कि उनकी कहानी मारे गए गुलफाम तीसरी कसम पर तीसरी कसम नामक फिल्म भी बनी है। उनकी एक कहानी मारे गए गुलफाम के आधार पर तीसरी कसम नामक एक फिल्म भी बनाई गई है। तो इस तरह हम कहें कि रेणु जी को पद्मश्री पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। उनके कई साहित्य सर्जन के बदौलत स्वरूप उन्हें कई पुरस्कारों से सम्मानित भी किया गया है। तो विद्यार्थी मित्रों, यहाँ तक हमने लेखक के जीवन के बारे में और उनके साहित्य सर्जन के बारे में परिचय देखा। अब हम बात करते हैं उनके प्रस्तुत कहानी के शीर्षक की, जिनका नाम है पंचलाइट। यहाँ पर हम बात करें पंचलाइट यानी पेट्रोमैक्स। पेट्रोमैक्स को यहाँ पर पंचलाइट के नाम में प्रयोग किया गया है। तो इस कहानी में गांव के लोग पंचलाइट यानी पेट्रोमैक्स को पंचलाइट के रूप में पहचानते हैं। तो विद्यार्थी मित्रों, यहाँ पर हम बात करें तो इस कहानी की समझूती से पहले हम इस कहानी के पात्रों का परिचय देखेंगे, ताकि इस कहानी को समझने में हमें सरलता हो। तो इस कहानी में हम देखें तो अग्नो महतो है, जो महतो टोली के पंचायत का छड़ीदार और सरदार है। दीवान, जो पंचायत के सदस्य है। फुटंगीजा, जो ब्राह्मण टोली का सदस्य है। गुलरी काकी मुनरी की माँ है। रुदल साहब, जो गांव का बनिया है। और है गोधन,
जो इस कहानी का मुख्य पात्र के रूप में हम देख सकते हैं। और वह गांव का साधारण व गुणवान व्यक्ति है जो मुनरी से प्रेम करता है, परंतु वह एक युवान लड़का है और युवानी का प्रभाव उनके व्यक्तित्व में दिखाई देता है। वह बिल्कुल ही लापरवाह व निर्भय व्यक्ति है। वह मुनरी से प्रेम करता है, जिसके फलस्वरूप उन्हें गांव से बेदखल कर दिया गया है। परंतु कहानी के अंत में वे इस गांव के महतो टोली की इज्जत बचा लेता है। इस वजह से उनके सभी अपराधों को माफ कर दिया जाता है। तो आगे हम बात करें कि मुनरी गोधन से प्रेम करती है और साधारण गांव बालिका है। गुल्ली काकी की वह बेटी है। तो आगे है कन्नेली, मुनरी की सहेली है। मुलगेन जो कीर्तन मंडली का सदस्य है। इस तरह इस पूरी कहानी में कई पात्रों के बीच यह पूरी कथा आगे बढ़ती है। तो इस तरह हम कहें कि पात्र के परिचय के आधार पर हम इस कहानी को सरलता से समझ सकते हैं। तो अब हम देखेंगे फणीश्वरनाथ रेणु की प्रसिद्ध कहानी पंचलाइट की समझौती की। पंचलाइट जो कहानी है उनकी समझौती से पहले हम इस कहानी का थोड़ा संक्षिप्त परिचय देखेंगे। उनके बाद इस पूरी कथा को हम विस्तार पूर्वक जानेंगे। तो हम बात करते हैं कि पंचलाइट फणीश्वरनाथ रेणु की आंचलिक कहानी है। यह कहानी की हम बात करें तो ये बिहार के ग्रामीण क्षेत्रों के आसपास की कहानी है। इस तरह यह कहानी ग्रामीण जीवन पर आधारित है। ग्रामीण आंचल के जीवन से संबंधित इस कहानी के माध्यम से गांव की रूढ़िवादिता, सरलता एवं अज्ञानता के बारे में स्पष्ट संकेत हमें मिलता है। इसमें आंचलिक परिवेश के आधार पर पात्रों का चरित्र चित्रण भी किया गया है। प्रस्तुत पंचलाइट कहानी की हम बात करें तो ये बिहार के ग्रामीण क्षेत्रों के आसपास की कहानी है जो ग्रामीण जीवन पर आधारित है। पंचलाइट कहानी एक घटना प्रधान कहानी है। कहानी का आरंभ महटो टोली के पंचों द्वारा पंचलाइट की खरीदारी से होता है। महटो टोली के सदस्य दंड जुर्माने से पैसे प्राप्त कर उससे पंचलाइट खरीदते हैं ताकि जाति आधारित विविध टोली और समूह के आगे उनकी इज्जत आबरू बची रहे। परंतु पंचलाइट या पेट्रोमैक्स किसी को जलाना ही नहीं आता था। तो यहाँ हम बात करें तो पंचलाइट की खरीदारी से उनके बाद उसे जलाने की समस्या गांव के लोगों के समक्ष उत्पन्न होती है। उनसे उनकी आबरू जुड़ी हुई है। इस तरह हम बात करें तो अपनी टोली की हास्यास्पद होने से बचाने के लिए समाज से बहिष्कृत गोधन को अपनी टोली में ससम्मान सहित शामिल कर लेते हैं तथा उसके सारे अपराधों को माफ कर दिया जाता है, केवल इसलिए कि उसे पंचलाइट जलाना आता था और पंचलाइट या पेट्रोमैक्स जलाकर उसने गांव में महटो टोली की आबरू यानी इज्जत बचा ली थी। इस तरह हम बात करें तो गांव वालों के द्वारा गोधन की खोज करना और गोधन का वापस आना यहाँ कहानी का विकास होता है। तो गोधन द्वारा पंचलाइट जलाना और उसे गांव में खुशहाली का माहौल बन जाता है और पंचलाइट या पंचायत द्वारा गोधन को माफी देना कहानी का अंतिम चरण भी है। कथानायक की दृष्टि से यह एक सफल कहानी है। कथा में सरलता, रोचकता, संक्षिप्तता, मनोवैज्ञानिकता, स्वाभाविकता जैसी अनेक विशेषताओं का समावेश किया गया है। तो यह कहानी आंचलिक है, इसीलिए कोई पात्र या तो किसी पात्र को केंद्र में न रखकर क्षेत्र विशेष की बात को यहाँ पर महत्व दिया गया है। इसके बावजूद भी इस कहानी के प्रमुख पात्र के रूप में हम गोधन को ले सकते हैं। कहानी के सभी पात्र जीवंत हैं
और उनके माध्यम से ग्रामवासियों की मनोवृत्ति का परिचय यहाँ पर बड़े ही स्वाभाविक रूप से दिया गया है। तो सभी पात्रों में मनोस्थिति की वास्तविक झलक भी हमें दिखाई देती है। तो इस तरह हम कहें कि पंच के न्याय, दंड, जुर्माना, नई चीज के आने पर धर्म ध्यान और कीर्तन के माध्यम से ग्राम जीवन का बखूबी चित्रण प्रस्तुत किया गया है, जिसमें गांव के अनपढ़ लोगों में अज्ञान, जातिगत के द्वेष और भेदभावों को उजागर भी किया गया है। तो इस तरह यहाँ पर पूरी कथा है। तो अब विद्यार्थी मित्रों, अब हम इस कथा का विस्तार से परिचय देखते हैं कि फणीश्वरनाथ रेणु जी ने इस कहानी में ग्रामीण जीवन का जो वर्णन किया है उनके बारे में अब हम जानकारी देखते हैं। तो इस कहानी की शुरुआत में हम बात करें तो कहानी में ग्रामीण का वास्तविक चित्रण किया गया है। उस समय जब गांव में बिजली नहीं होती थी, यानी वहां बिजली का होना तो दूर की बात है, पर पेट्रोमैक्स जैसी चीज भी ग्रामवासियों के लिए आश्चर्य, आनंद और उत्साह का कारण बनती है। गांव में निवास करने वाले जातियां भिन्न भिन्न टोली के हैं और भिन्न भिन्न टोलियों में निवास करती है। वहां पर कुल प्रकार की 8 पंचायतें हैं। उनमें एक है महतो टोली की पंचायत। महतो टोली में गांव के कुछ लोग अशिक्षित हैं और वे लोग क्या करते हैं तो पिछले 15 महीनों से उन्होंने दंड जुर्माने के पैसे जमा करके महतो टोली के पंचों ने पेट्रोमैक्स खरीदा है। पेट्रोमैक्स यानी यहाँ पर आप उनका चित्र भी देख सकते हैं। गांव के लोग इस तरह के पेट्रोमैक्स को पंच लाइट के रूप में जानते हैं और वे लोग क्या करते हैं, उस गांव में भिन्न भिन्न टोलियां रहती है, यानी भिन्न भिन्न प्रकार की पंचायतें हैं, जिनमें महतो टोलियां वे लोग क्या करते हैं, पिछले 15 महीनों से दंड जुर्माने के पैसे जमा करते हैं। दंड यानी एक तरह से सजा। वे लोग क्या करते हैं, सजा के रूप में दंड जुर्माने के पैसे जमा करते हैं। तो महतो टोली के पंचों ने इस बार पेट्रोमैक्स खरीदा है। दंड जुर्माने के जितने भी पैसे इकट्ठा हुए थे उनमें से उन्होंने पेट्रोमैक्स खरीदा है। वे लोग गांव में क्या करते हैं, किसी ने यदि कोई अपराध किया है या कोई गुनाह किया है तो उनके फलस्वरूप उनसे दंड के रूप में पैसे लेते हैं और इस तरह के पैसे इकट्ठा करके गांव में कोई ना कोई एक उपयोगी चीज खरीदते हैं। तो इस बार पिछले 15 महीनों से दंड जुर्माने के पैसों के आधार पर महतो टोली ने क्या किया है, एक पेट्रोमैक्स खरीदा है इस बार के रामनवमी के मेले में। गांव में सब मिलाकर कुल कितनी पंचायतें हैं, 8 पंचायतें हैं। हर एक जाति की अलग अलग सभा चटी है। सभी पंचायत में दरी, जाजिम, संतरेंजी और पेट्रोमैक्स है। पेट्रोमैक्स जिसे गांव वाले पंच लाइट के रूप में जानते हैं। यहाँ पर हमने पहले ही उनके बारे में जानकारी प्राप्त की। अब आगे हम बात करें तो पंच लाइट खरीदने के बाद पंचों ने मेले में ही तय किया था कि 10 रुपये जो बच गए हैं इससे पूजा की सामग्री खरीद ली जाएगी। गांव वालों ने इस बार रामनवमी के मेले से ऐसा पेट्रोमैक्स खरीदा है और पंचलाइट खरीदने के बाद पंचों ने मेले में ही तय कर लिया था, यानी निश्चय कर लिया था कि 10 रुपये जो बच गए हैं इससे हम पूजा की सामग्री खरीदेंगे। बिना नेम टेम के कल कब्जे वाली चीज का पुण्य नहीं करना चाहिए। पुण्य यानी उनका प्रारंभ नहीं करना चाहिए। अंग्रेज बहादुर के राज में भी पुल बनाने से पहले बलि दी जाती थी। यहाँ पर हम बात करें तो गांव का जीवन का वर्णन किया गया है। गांव में जो लोग कुछ भी नई चीज खरीदते थे तो उनके बाद उनका क्या करते थे, पूजा विधि करते थे। इस बार भी महतो टोली ने गांव में पेट्रोमैक्स खरीदा है और
वे भी रामनवमी के मेले में से। जब वे लोग वहाँ पर पेट्रोमैक्स खरीदने जाते हैं तो वहाँ पर ही तय कर लेते हैं कि जितने जो पैसे बचे हैं उनसे हम इस साधन की पूजा विधि की सामग्री खरीदेंगे, क्योंकि नई चीज़ है तो उनकी शुरुआत उनकी विधि के बगैर हम नहीं करेंगे। वे कहते हैं कि अंग्रेज बहादुर के राज में भी पुल बनाने से पहले बलि दी जाती थी। इसी तरह आज हम इस नए पंच लाइट का प्रारंभ करने से पूर्व हम उनकी पूजा विधि करेंगे। इसलिए उन्होंने लौटते वक्त जो पैसे बचे थे उनसे पंच लाइट की पूजा विधि का सामान खरीदा है। मेले से सभी पंच दिन दहाड़े ही गांव लौट आते हैं, यानी दिन में ही वे लोग वापस आ जाते हैं। सबसे आगे थे पंचायत का छड़ीदार, जो पंचलाइट का डिब्बा अपने माथे पर लेकर, और उसके पीछे कौन कौन थे? सरदार, दीवान और पंच वगैरह थे। यहाँ पर हम देखें तो रामनवमी के मेले में जो गांव के महटो टोली के लोग पंचलाइट खरीदने के लिए गए थे, जिनमें खरीदने के बाद वापस लौट रहे थे, तो सबसे पहले थे पंचायत का छड़ीदार अग्नु महतो, जो अपने माथे पर पंचलाइट का डिब्बा रखते हुए आगे चल रहे हैं, और उनके बाद उनके पीछे सरदार, दीवान और पंच के अन्य लोग हैं। गांव के बाहर ही ब्राह्मण टोले के फुटंगीजा ने बीच में ही टोक दिया, कितने में लालटेन खरीद लाए हो? महतो टोली यानी जो फुटंगीजा था, वे क्या करता है, बीच में ही उन लोगों को रोकते हुए पूछ बैठता है कि कितने में आपने लालटेन खरीदा है। ब्राह्मण टोली का एक जो सदस्य था फुटंगीजा, उन्होंने बीच में ही उन लोगों को रोक दिया और कहा कि आप लोगों ने इस लालटेन को कितने में खरीदा है। तो इस बात को सुनकर महतो टोली के लोग नाराज हो जाते हैं और कहते हैं कि देखते नहीं है, ये पंचलेट है। ब्राह्मण टोली के लोग ऐसे ही ताव करते हैं, यानी ऐसे ही बात करते हैं। अपने घर की डिबरी यानी छोटे से दीपक को भी वे बिजली बत्ती कहेंगे और दूसरों के पंचलेट को लालटेन कहेंगे। इस तरह लालटेन कहने पर गांव के महतो टोली के लोग नाराज हो जाते हैं और उन्हें भली बुद्धि बातें सुनाने लगते हैं। टोले भर के लोग जमा हो गए। जब वे लोग दिन दहाड़े ही गांव में पहुंच आए तो सभी लोगों को पता चल गया कि गांव के छड़ीदार और अन्य लोग आज पंचलाइट खरीद कर आए हैं। इसीलिए उन्हें देखने के लिए सभी लोग गांव के चौक में इकट्ठा हो जाते हैं। उनमें कौन कौन थे? औरतें, मर्द, बूढ़े, बच्चे, सभी लोग अपना काम छोड़कर आज पंचलाइट को देखने के लिए गांव के बाहर दौड़ आए हैं और एक ही सूत्र उच्चार रहे हैं, चल रे चल, अपना पंचलेट आया है, पंचलेट। सभी लोग इस तरह के नए साधन को देखने के लिए उत्साहित हो जाते हैं। तो यहाँ पर लेखक ने हम बात करें कि पंचलाइट आने से गांव में जो खुशहाली का माहौल छा जाता है, उनका वर्णन भी उन्होंने बखूबी किया है। गांव के सभी लोग, बूढ़े, बच्चे, औरतें, मर्द, सब लोग इस साधन को देखने के लिए दौड़ आए हैं और एक ही सूत्र का उच्चारण कर रहे हैं कि चलो रे भाई चलो, अपना पंचलेट आ गया है। जब सभी लोग वहां आ पहुंचते हैं तो छड़ीदार अग्नु महतो रह रह कर लोगों को चेतावनी देने लगे थे, हाँ दूर से, जरा दूर से, छूछात मत करो, ठेस न लग जाए। गांव के जो छड़ीदार अग्नु महतो अपने सिर पर पंचलाइट को खरीदकर यानी रखकर यहाँ पर पहुँचे थे, तो उन्होंने देखा कि गांव के सभी लोग इस साधन को देखने के लिए मौजूद हो चुके हैं और उनमें इस साधन को देखकर एक नया ही उत्साह दिखाई दे रहा है। इसलिए कहीं उनकी भीड़ भाड़ में यह पंचलाइट गिरकर टूट न जाए, इसलिए वे शुरुआत में ही लोगों को चेतावनी दे देते हैं कि जरा दूर से उनको देखिए, छूछा मत कीजिए। तो सरदार ने फिर अपनी स्त्री से कहा, सांझ को
पूजा होगी। जल्दी से नहा धोकर चौका पीठी लगाने का कार्य करो। चौका पीठी यानी चौक पूरना, नए साधन की पूजा विधि की सामग्री की तैयारियां करना। तो सरदार ने अपनी स्त्री से कह दिया कि जाओ, सांझ को यहाँ पर पूजा होगी, इसलिए जल्दी से नहा धोकर चौका पीठी की तैयारियां करो। तो सभी लोगों के चेहरे पर एक अलग ही उत्साह दिखाई देता है। सरदार की पत्नी भी चौका पीठी के कार्य में अपने मन को लगा देती है। उत्साहपूर्वक वे भी उनकी तैयारियां करने लग जाती है। तो गांव के सभी लोग उत्साहित थे। टोले की कीर्तन मंडली के मुलगेन ने अपने भगतिया यानी भक्त पच्छकों यानी उनके लोगों को समझाकर कह दिया कि देखो, आज पंचलेट की रोशनी में कीर्तन होगा। बेताले लोगों के पहले ही कह देता हूँ कि आज यदि आखिर यानी अक्षर धरने में डेट बेट हुई तो दूसरे दिन एकदम बेकाट। यहाँ पर हम बात करें तो यानी बहिष्कार। बेकाट का अर्थ होता है बहिष्कार। गांव में जब पंचलाइट आया है तो सभी लोग उन्हें देखने के लिए आ पहुंचे हैं। सभी लोग तुरंत ही फटाफट अपने घर का सभी काम कर लेते हैं और वे चाहते हैं कि आज रात पंचलाइट की रोशनी में ही हम क्या करेंगे, अपना सभी कार्य करेंगे। पंचलाइट आया है तो अपने घर की डिबरी को क्यों जलाए, पंचलाइट की रोशनी में ही हम सभी तरह के कार्य करेंगे। तो उस गांव में भजन कीर्तन की जो टोली है, वे लोग भी क्या करते हैं, अपने भजन कीर्तन की तैयारियां करते हैं और वे चाहते हैं कि शाम को पंचलाइट की जो पूजा होगी उसमें हम आज अलग ही तरह के क्या करेंगे, भजन कीर्तन करेंगे। और वे क्या करता है, उनमें जो एक मुखिया था भगतिया पच्छक, जो क्या करता है, अपने सभी लोगों को भक्तों को समझा देता है कि आज पंचलाइट की रोशनी में हम भजन कीर्तन करेंगे और भजन कीर्तन के एक भी अक्षर धरने में आप लोगों ने जो गलतियां की है तो आप लोगों को कल से बहिष्कार यानी इस टोली से बाहर कर दिया जाएगा। इस तरह गांव के सभी लोग शाम का इंतजार कर रहे हैं कि कब शाम हो और आज अपने घर पे डिबरी यानी दीपक भी नहीं जलाएंगे और पंचलाइट में आनंद का मजा लेंगे। इसलिए सभी लोग क्या करते हैं, शाम होने का इंतजार करते हैं। जैसे ही शाम होती है सभी लोग गांव के चौक में आ पहुंचते हैं क्योंकि पंचलाइट की पूजा होने वाली थी और पंचलाइट की रोशनी में वे सभी लोग एक दूसरे का चेहरा प्रकाशित होते हुए यानी खुश होते हुए देखना चाहते थे। तो आगे लेखक कहते हैं कि औरतों की मंडली में गुलरी काकी थी, जो क्या करती थी, गोसाई का गीत गुनगुनाती थी। गुलरी काकी है वह गांव की महतो टोली की सदस्य है और गांव में वे गोसाई का गीत गुनगुनाती रहती थी। तो आज वे भी गोसाई का गीत गुनगुनाने लगी है। छोटे छोटे बच्चों ने तो उत्साह के मारे बेवजह शोरगुल मचा कर रखा है, यानी वे अधिक उत्साही है। जानते नहीं है कि पंचलाइट किसे कहते हैं, परंतु उनके चेहरे पर एक अलग ही आनंद दिखाई दे रहा था। सूरज डूबने के 1 घंटा पहले से ही टोले भर के लोग सरदार के दरवाजे पर आकर जमा हो गए और एक ही नारे को उच्चार रहे हैं, पंचलेट पंचलेट पंचलेट। वे सभी लोग गांव के सरदार के घर के दरवाजे पर आकर पंचलेट की विधि की तैयारियों में अपना सहभागी होना चाहते हैं, इसलिए उनके घर पर उनके द्वार पर आ पहुंचे हैं और एक ही नारा उच्चार रहे हैं, पंचलेट पंचलेट। तो पंचलेट के सिवा और कोई गप नहीं। गांव में चारों ओर महतो टोली के सभी लोगों की बातों को हम देखें तो पंचलेट के सिवा और कोई गप यानी कोई बात ही नहीं हो रही थी। कोई लोग दूसरी बात ही नहीं कर रहे थे। सरदार ने गुडगुडी यानी हुक्का पीते हुए कहा कि दुकानदार ने पहले तो सुनाया कि पूरे 5 कौड़ी रुपया लगेंगे। जब मैंने कहा कि दुकानदार साहब, यह मत समझिए कि हम लोग एकदम देहाती है यानी ग्रामीण है, बहुत बहुत पंचलेट देखे हैं। इसके बाद दुकानदार ने मेरा मुंह देखने लगा और बोला, लगता है आप जाति के सरदार हैं। ठीक है, जब आप सरदार होकर खुद पंचलेट खरीदने आए हैं तो जाइए, पूरे 5 कौड़ी में मैं आपको यह पंचलेट देता हूँ। कौड़ी यानी एक तरह का खरीदने का माप। तो यहाँ पर पंचलेट जब खरीदा गया है
तो सरदार भी बहुत ही उत्साहित है। वे उत्साह में आकर गांव वालों को बताता है कि जब हम पंचलाइट खरीदने गए तो दुकानदार ने पहले तो हमें क्या कहा, पूरे 5 कौड़ी 5 रुपया इसका मोल बताया, यानी उनकी कीमत बताई। जब मैंने कहा कि साहब हम कोई ग्रामीण नहीं हैं, हमने तो ऐसे कई पंचलाइट देखे हैं, तब उसने मुझे गांव का सरदार जाना और 5 कौड़ी में उसने हमें यह पंचलाइट दे दिया। आगे वे कहते हैं कि दीवान जी ने कहा, अलबत्ता चेहरा परखने वाला दुकानदार ही है। पंचलेट का बक्सा दुकानदार का नौकर हमें देना नहीं चाहता था, लेकिन मैंने कहा कि देखिए दुकानदार साहेब, बिना बक्सा पंचलेट हम कैसे ले जाएंगे। तो दुकानदार ने नौकर को डांटते हुए कहा, क्यों रे, दीवान जी की आंखों में धूल झोंकता है, यानी उन्हें दगा करता है, उन्हें धोखा दे रहा है, उन्हें बक्सा दे दो। जब सरदार ने अपनी बात पूर्ण की तो दीवान जी भी कहते हैं कि जो दुकानदार है वह हमें उनका बक्सा देना नहीं चाहता था, उनका नौकर हमें बक्सा देना नहीं चाहता था, परंतु हमने कहा कि बिना बक्सा तो हम पंचलेट लेकर नहीं जाएंगे। तब दुकानदार ने अपने नौकर से कहा कि दीवान जी के साथ या तो सरदार जी के साथ धोखेगारी मत करो, उन्हें इस पंचलाइट का बक्सा दे दो। फिर हम लोगों ने इस बक्से के साथ पूरे पंचलाइट को अपने साथ यहाँ पर लाए हैं। तो आगे वे लोग कहते हैं कि टोले के लोगों के अपने सरदार और दीवान को श्रद्धा भरी नजरों से देख रहे थे। निगाहों से देखना, श्रद्धा भरी निगाहों से देखना यह एक मुहावरा है, यानी विश्वास की तरह देखना। टोले के सभी लोग अपने सरदार, अपनी महतो टोली के सरदार और दीवान की ओर श्रद्धा भरी नजरों से देखने लगे। छड़ीदार ने औरतों की मंडली में सुनाया, रास्ते में सनसन बोलता था यह पंचलेट, यानी जब वे लोग अपने सिर पर सरदार जी अपने, यानी इस गांव के जो सरदार थे छड़ीदार, वे अपने माथे पर सिर पर पंचलाइट रखकर जब चल रहे थे तो बीच में मानो वह सनसन बोल रहा था, यानी सनसनाहट कर रहा था। उनकी एक अलग ही आवाज आ रही थी। इस तरह रास्ते में एक अलग ही मधुर संगीत सुनाई दे रहा था। तो आगे वे कहते हैं कि लेकिन एन मौके पर लेकिन लग गया। रुदल शाह बनिए की दुकान से 3 बोतल किरासिन तेल आया और सवाल पैदा हुआ कि पंचलेट कौन जलाएगा, कौन इसे बालेगा। सभी तैयारी हो चुकी है, शाम का समय हो चुका है, पूजा की सभी तैयारियां हो चुकी है, परंतु एन मौके पर लेकिन लग गया कि अब सब कुछ खरीद लिया है, परंतु इनको जलाएगा कौन, क्योंकि गांव में अनपढ़ लोग थे, किसी को पंचलाइट जलाना नहीं आता था। इसीलिए सभी के चेहरे उतर जाते हैं। यह बात पहले किसी के दिमाग में नहीं आई थी। पंचलेट खरीदने के पहले भी किसी के दिमाग में इस बात नहीं आई थी, खरीदने के बाद भी नहीं आई। अब पूजा की सामग्री चौके पर सजी हुई है तो कीर्तनिया लोग खोल दाल करताल खोलकर बैठे हैं और पंचलेट पड़ा है ऐसा का तैसा। गांव वालों ने आज तक कोई ऐसी चीज नहीं खरीदी थी जिसमें जलाने बुझाने की कोई झंझट हो। तो कहावत है ना, मायरे घायलू तो दुहेरे कौन। लो मजा, अब इस कल कब्जे वाली चीज को कौन बाले। मायरे घायलू तो दुहे कौन, यानी किसी भी चीज को खरीदना लेकिन उनकी उपयोगिता के बारे में या तो उनको उपयोग करने के बारे में पता न होना, तब यह कहावत प्रयोग की जाती है। यहाँ पर ऐसा हुआ कि शाम का समय हो चुका, कीर्तनिया लोग अपने ढोल खोल सब कुछ लेकर बैठ गए हैं। भजन कीर्तनिया लोग अपने गीत की तैयारियां करने लगे हैं। पूजा की सभी सामग्री आ चुकी है, परंतु किसी को पंचलाइट जलाना नहीं आता था। यह बात नहीं कि गांव भर में कोई पंचलेट बालने वाला नहीं था। पूरे गांव में 8 पंचायत थी। ऐसा नहीं था कि पूरी गांव की सभी पंचायतों में किसी को पंचलेट जलाना न आता हो, परंतु हर एक पंचायत में पंचलेट है, उसके जलाने वाले जानकार भी है। लेकिन सवाल है कि पहली बार नेम टेम यानी शुभ मुहूर्त करके, शुभ लाभ करके, नियम धर्म करके दूसरी पंचायत के आदमी से मदद लेकर पंचलाइट जलाना, यह तो गलत बात लगी उन लोगों को। इससे तो अच्छा है कि पंचलेट वैसा का वैसा पड़ा रहे। जिंदगी भर ताना कौन सहे, बात बात में दूसरों के टोले के लोगों की कटु वचन हम क्यों सुने।
तुम लोगों का पंचलेट पहली बार दूसरे के हाथ से? न न, पंचायत की इज्जत का सवाल था। दूसरे टोले के लोगों से मत कहिए। यहाँ पर ऐसा नहीं था कि गांव में किसी को पंचलाइट जलाना नहीं आता था। दूसरी पंचायत के लोगों को पेट्रोमैक्स जलाना आता था, परंतु नियम धर्म करके पहली बार इस पंचलाइट को जलाना था। उनकी पूजा विधि करके उनको जलाना था, तो क्यों अन्य टोली के लोगों के पास यह पंचलाइट का आरंभ हो। और जब ऐसी मदद किसी से लेंगे तो पूरे जीवन भर उन लोगों से ताना सुनना पड़ेगा कि इतनी बड़ी टोली होते हुए भी किसी को पंचलाइट जलाना नहीं आता है। तो इसलिए गांव के लोग तय करते हैं कि किसी और से हमें दूसरों से मदद नहीं लेनी है, क्योंकि उनसे हमारी इज्जत जुड़ी हुई है। इनकी बदौलत स्वरूप तो पंचलाइट भले ही वैसा का वैसा क्यों पड़ा न रहे। इस तरह वे दूसरे टोलों के लोगों से मदद करने के लिए मना कर देते हैं। इस वजह से चारों ओर उदासी छा जाती है। अंधेरा बढ़ने लग जाता है। किसी ने अपने घर में आज डिबरी भी नहीं जलाई थी, क्योंकि सभी लोग पंचलाइट में उनके प्रकाश में काम करने वाले थे। डिबरी यानी छोटा सा दीपक भी। आज पंचलाइट के सामने डिबरी कौन बालेगा, ऐसा उन लोगों ने सोच रखा था। सब कीरे कराए पर पानी फिर गया। सरदार, दीवान और छड़ीदार के मुंह बोली नहीं है, वे सभी लोग चुप हो गए हैं। पंचों के चेहरे बिल्कुल उतर गए हैं, वे उदास हो गए हैं, क्योंकि कितनी मेहनत से इनको यहाँ पर लाए थे और अब उनकी सारी तैयारियां होने के बावजूद भी किसी को पंचलाइट जलाना नहीं आता है। किसी ने दबी हुई आवाज़ में कहा, कल कब्जे वाली चीज़ का नखरा तो बहुत ही बड़ा होता है। यानी ऐसी यांत्रिक चीज़ें ऐसे ही होती है जो दिखने में तो अच्छी लगती है, उनकी उपयोगिता तो होती है, परंतु यदि उनका उपयोग ना आता हो या तो खराब होने पर उनमें ज़्यादा खर्चा होता है। तो एक नौजवान ने आकर सूचना दी, राजपूत टोली के लोग हंसते हंसते पागल हो रहे हैं। कहते हैं कि कान पकड़कर पंचलेट के सामने 5 बार उठ बैठक करो, तुरंत चलने लगेगा। गांव की अन्य पंचायतों को पता चला कि महतो टोली ने पंचलाइट तो खरीदा है, परंतु किसी को जलाना नहीं आता है। इसलिए वे लोग क्या करते हैं, उनकी हंसी उड़ाते हैं। और राजपूत टोली के लोग ने तो कह भी दिया हंसते हंसते कि कान पकड़कर पंचलेट के सामने 5 बार उठ बैठक करो, वे अपने आप जलने लग जाएगा। इस तरह उनका कटाक्ष करते हुए उन पर हंसने लगे हैं। पंचों ने सुनकर मन ही मन कहा, भगवान ने हंसने का मौका दिया है तो हंसेंगे ही। एक बूढ़े ने आकर खबर दी कि रुदल साहब बनिया भारी बतंगड़ आदमी है, यानी बहुत ही साधारण बात को बढ़ा चढ़ाकर बता रहा है। कह रहा है कि पंचलेट का पंप जरा होशियारी से देना। बतंगड़ करना यानी साधारण बात को बढ़ा चढ़ाकर कहना। गांव के एक वृद्ध व्यक्ति ने आकर कहा कि वहाँ पर रुदल साहब बनिया वह क्या कर रहा है, यहाँ पर हमारी मजाक उड़ा रहा है और कह रहा है कि पंप को जरा होशियारी से हवा देना। इस तरह उन्होंने हमारा मजाक बनाया है। गांव के सभी लोग मन ही मन कहते हैं कि आज भगवान ने उन्हें हंसने का मौका दिया है, हमारा कटाक्ष करने का मौका दिया है, तो करेंगे ही, भले ही करें। परंतु आगे वे कहते हैं कि गुलरी काकी की बेटी मुनरी ने मुंह में बार बार एक ही बात आकर लौट जाती थी। सभी लोग इस तरह की उदासी में वहाँ बैठे हुए हैं, परंतु गुलरी काकी जो थी, उनकी बेटी मुनरी के मन में बार बार एक विचार आकर चला जा रहा था। वह बोले तो कैसे बोले। वह जानती है कि गोदन जो है वह पंचलाइट जलाना जानता है। गोदन इस कहानी का मुख्य पात्र है। वह युवान लड़का है। युवानी का प्रभाव भी उनके वर्तन में दिख रहा है, परंतु वह बहुत ही निर्भय है, साथ साथ गुणवान और बुद्धिमान भी है। मुनरी जानती है कि गोदन जो है वह पंचलाइट जलाना जानता है, परंतु वे उनका नाम नहीं ले सकती, क्योंकि जो गोदन है वो मुनरी को प्रेम करता है और उन्हें देखकर वे क्या करता है। लेकिन गोदन का हुक्का पानी तो बंद था। हुक्का पानी बंद होना यानी समाज से बेदखल करना। तो गोदन का हुक्का पानी तो समाज से बंद था। मुनरी की माँ ने पंचायत में फरियाद की थी कि गोदन जो है वह हर रोज मुनरी को देखकर सनम सनम वाला सलीमा का गीत गाता है। हम तुमसे मोहब्बत करते हैं,
सनम, इस तरह का गीत वे मुंडरी को देखकर गा रहा है। इस तरह की फरियाद मुंडरी की माता गुलरी काकी ने पंचायत में की थी। पंचों की निगाह पर गोधन बहुत दिनों से चढ़ा हुआ था। दूसरे गांव से आकर वे बसा हुआ है और अब तक टोले के पंचों को पान सुपारी खाने के लिए भी कुछ पैसे नहीं दिए थे और उनसे जो अपराध हुआ था उनका दंड भी उन्होंने नहीं दिया था। उनकी परवाह भी नहीं करता था। बस पंचों को मौका मिला 10 रुपया जुर्माना न देने से उनका हुक्का पानी बंद कर दिया गया। आज तक गोधन पंचायत से बाहर है। उसे कैसे कहे कि मुंडरी उनका नाम कैसे ले कि गोधन पंचलाइट जलाना जानता है। यहाँ पर हमने देखा कि गोधन मुंडरी को देखकर सनम सनम का सलीमा वाला गीत गाता था, इसलिए गुलरी काकी ने पंचायत में उनकी फरियाद की थी और पंचायत में गोधन पर कई दंड जुर्माने के पैसे भी जमा हो गए थे, परंतु वे बहुत ही लापरवाह था, दंड जुर्माने के पैसे नहीं भर रहा था, इसलिए पंचायत ने उनका हुक्का पानी बंद कर दिया था, यानी पंचायत से बेदखल कर दिया था। यहाँ पर मुंडरी जानती है कि गोधन पंचलाइट जलाना जानता है, परंतु उनकी माता ने ही उनकी फरियाद की थी, इसलिए वह यहाँ पर उनका नाम कैसे ले सकती है। और वहाँ पर दूसरी ओर देखें तो जाति की इज्जत भी पानी फिर रहा था। जाति की इज्जत पर भी क्या हो रहा था, पानी फिर रहा था। पानी फिरना यानी जाति की इज्जत भी बचानी थी, गांव में महतो टोली की इज्जत भी बचानी थी। इसीलिए मुंडरी ने चालाकी से अपनी सहेली कनेली के कान में बात को डाल दिया, यानी बात को कहा, कनेली चिदो चिद जीन, यानी गोधन। कनेली मुस्कुराकर रह गई। गोधन तो बंद है। तो मुंडरी बोली, तू तो कह सरदार से। जब कनेली के कान में मुंडरी ने कहा कि गोधन पंचलाइट जलाना जानता है, तो कनेली यहाँ पर जानती है कि गोधन का हुक्का पानी बंद है, इसीलिए वे कहती है कि गोधन तो अभी सजा के रूप में बंद है। तो मुंडरी उन्हें समझाती है कि मैं नहीं कह सकती, लेकिन तू तो सरदार को कह सकती है, सरदार से तू ही बात कर। गोधन जानता है पंचलाइट जलाना, कनेली ने सभी लोगों के बीच में आकर कह दिया। कौन, गोधना जानता है जलाना? लेकिन फिर से लेकिन आ गया। सभी लोग अंदरों अंदर बात करने लगे, क्या गोधन पंचलाइट जलाना जानता है? परंतु फिर से लेकिन पर आकर रुक जाते हैं। सरदार ने दीवान की ओर देखा और दीवान ने पंचों की ओर। पंचों ने एक मत होकर हुक्का पानी उनका बंद किया था। सलीमा का गीत गाकर आंख का इशारा मारने वाले गोधन से गांव भर के लोग नाराज थे। सरदार ने कहा, जात की बंदिशी क्या, जब जात की इज्जत ही पानी में जा रही है? क्यों जी दीवान? यहाँ पर गांव के लोग, सभी लोग एक दूसरे के सामने देख रहे हैं, क्योंकि सभी ने मिलकर गांव से बाहर उनको किया था, परंतु वे लोग एक दूसरे के सामने देखकर कहते हैं कि जाति की बंदिश ही क्या, जब जाति की इज्जत ही पानी में बह जा रही है। हमें उन बात को भूल जाकर गोधन को यहाँ पर बुला लेना चाहिए। इस तरह बात तय होती है। दीवान ने कहा, ठीक है। पंचों ने भी एक स्वर में कहा, ठीक है, गोधन को खोल दिया जाए। फिर सरदार ने छड़ीदार को भेजा। छड़ीदार वापस आकर बोला कि गोधन आने को राजी नहीं हो रहा है। कहता है, पंचों की क्या प्रतीत, यानी उनकी मैं कैसे बात पर विश्वास कर लूं? कोई कल कब्जा बिगड़ गया तो मुझे दंड जुर्माना भरना पड़ेगा, क्योंकि गोधन जानता है कि यदि किसी से कोई गलती हुई तो दंड जुर्माने पर पैसे भरने होंगे। और जब छड़ीदार उन्हें बुलाने गया तो गोधन ने उससे आने के लिए मना कर दिया और कहता है कि गांव वालों का क्या भरोसा, कल कब्जे वाली कोई चीज बिगड़ जाए तो दंड जुर्माना भरना पड़े। नहीं, मैं तो तुम्हारे साथ नहीं आऊँगा। तो यहाँ पर छड़ीदार क्या करता है, वापस आकर लोगों को बताता है कि गोधन तो आना नहीं चाहता है। तो छड़ीदार ने रोती सूरत बनाकर कहा कि किसी तरह गोधन को राजी करवाइए, नहीं तो कल से गांव में मुंह दिखाना मुश्किल हो जाएगा, लोग हमें तरह तरह के ताने मारेंगे। तो गुलरी काकी बीच में कहती है कि जरा मैं देख कर कहूँ, मैं उसे बुलाकर लाऊं, क्योंकि उन्होंने तो उनकी फरियाद करके उन्हें हुक्का पानी बंद करवाया था, इसलिए गांव की इज्जत बचाने के लिए गुलरी काकी खुद गोधन को मनाने के लिए जाना चाहती है। जिसकी लड़की पर ही वह लड़का गीत गाता था, उन्होंने उनकी फरियाद करके उन्हें बंद करवाया था, परंतु आज
गांव की इज्जत के सामने वे सब कुछ भूल जाती है और गोधन को मनाने के लिए राजी हो जाती है। सामने से गांव के लोगों को कहती है कि जरा मैं उन्हें देखूं, कहकर देखूं। तब वे वहां पर जाकर गोधन को मनाने लगती है। गुलरी काकी उठकर गोधन के झोपड़े की ओर गई और गोधन को मना कर लाई। सभी के चेहरे पर एक नई आशा की रोशनी दिखाई दी। सभी लोगों को एक आशा बंधी कि हाँ, अब गोधन उनको चला कर देगा। गोधन चुपचाप पंचलेट में तेल भरने लगा। सरदार की स्त्री ने पूजा की सामग्री के पास चक्कर काटती हुई बिल्ली को भगा दिया ताकि कोई अशुभ घटना ना हो। कीर्तन मंडली का मूलगेन मूलछल ने बालों को संवारने लगा। गोधन ने पूछा, स्पिरिट है? यानी इनको जलाने के लिए जो स्पिरिट है वे कहाँ है? तो बिना स्पिरिट के कैसे जलाऊंगा? तो स्पिरिट तो था ही नहीं। लो अब मजा नई बात का बखेड़ा हुआ। किसी भी प्रयत्न करने के बाद गोधन को लाया गया, परंतु स्पिरिट ही नहीं है कि इस पंचलाइट को जलाया जाए। अब यह दूसरा बखेड़ा खड़ा हुआ। आगे वे कहते हैं कि वे बोलने लगे कि यह तो दूसरा बखेड़ा खड़ा हो गया। सभी ने मन ही मन सरदार, दीवान और पंचों की बुद्धि पर अविश्वास प्रकट कर लिया। बिना बुझे समझे काम करते हैं वे लोग। उपस्थित जन समूह में फिर से मायूसी छा गई, उदासी छा गई। लेकिन गोधन बहुत ही बड़ा होशियार लड़का था। बिना स्पिरिट के ही पंचलेट जलाएगा। उन्होंने कहा, थोड़ा घड़ी का तेल ला दो। उनकी बात सुनकर मुंडरी तुरंत ही दौड़कर गई और एक मलसी यानी कटोरी में गरी का तेल लेकर आई, यानी नारियल का तेल लेकर आई। गरी का तेल यानी नारियल का तेल। वे तुरंत ही नारियल का तेल लेकर आती है और फिर बाद में गोधन पंचलेट में पंप देने लगता है। पंचलेट की रेशमी थैली में धीरे धीरे रोशनी जाने लगी। गोधन कभी मुंह से फूंकता, कभी पंचलेट की चाबी घुमाता। थोड़ी देर के बाद पंचलेट के सनसनाहट की आवाज निकलने लगी और रोशनी बढ़ती गई। लोगों के दिल में जो लोगों के दिल का मेल जो है वह दूर हो जाता है। गोधन के प्रति उनके मन में जो नाराजगी थी वह धीरे धीरे दूर हो जाती है। गोधन बड़ा ही काबिल लड़का है। उनकी जय जयकार करने लग जाते हैं। यहाँ पर स्पिरिट लाना तो वे सभी लोग भूल गए थे, परंतु गोधन जो है वह बहुत ही बुद्धिमान लड़का था, चतुर और होशियार लड़का था। इसलिए उन्होंने गरी का तेल मांगा तो मुंडरी तुरंत ही अपने घर की झोपड़ी से गरी यानी नारियल का एक कटोरी में तेल लाती है। गोधन क्या करता है, फिर धीरे धीरे वे उसमें पंप देने लगता है। पंचलेट की जो रेशमी थैली है उसमें धीरे धीरे रोशनी आने लगती है। गोधन कभी मुंह से फूंकता था, उनकी चाबी घुमाता था। थोड़ी देर में तो यह पंचलेट सनसनाट करते हुए जलना शुरू हो गया और चारों ओर रोशनी फैल गई। लोगों के मन में गोधन के प्रति जो कड़वाहट थी वे भी दूर हो गई। अंत में पंचलाइट की रोशनी से सारी टोली जगमगा उठी तो कीर्तनिया लोगों ने एक स्वर में महावीर स्वामी की जय की और ध्वनि के साथ कीर्तन शुरू कर दिया। पंचलेट की रोशनी में सभी के मुस्कुराते चेहरे स्पष्ट दिख रहे थे। गोधन ने सबका दिल जीत लिया, यानी सब उनके प्रति राजी हो गए। मुंडरी ने हसरत भरी निगाह से गोधन की ओर देखा। आंखें चार हुई और आंखों ही आंखों में बातें हुई। आंखें चार होना यानी गोधन और मुंडरी की एक दूसरे से आंखें मिली और उन दोनों ने आंखों ही आंखों में बातें कर ली, यानी इशारों से ही बात कर ली, क्योंकि दोनों एक दूसरे को पहले से ही पसंद करते थे। जब गोधन ने पंचलाइट जलाकर गांव की इज्जत बचाई तो मुंडरी ने आंखों के इशारों से ही उनका आभार व्यक्त कर लिया। इस तरह सामने गोधन ने भी मुंडरी से उनका आभार स्वीकार कर लिया। इस तरह यहाँ पर पंचलाइट जलने से उनका प्रकाश चारों ओर फैल गया और लोगों के चेहरे पर एक अलग ही उत्साह दिखाई दिया और मुंडरी और गोधन ने भी इशारों में ही एक दूसरे का आभार व्यक्त कर लिया। जब गोधन ने जाति की इज्जत बचाई तो मुंडरी ने उनका इस तरह का आभार व्यक्त किया।
और गोधन ने जब मुंडी ने उन्हें बंद सजा से मुक्त करवाया तो इस तरह उन्होंने उनका आभार व्यक्त किया। इस तरह वे दोनों इशारों में ही बात कर लेते हैं। सरदार ने यहाँ पर आगे देखे तो आंखों ही आंखों में बात होने के बाद एक दूसरे से कहा सुनी माफ कर ली, मेरा क्या कसूर, इस तरह की माफी भी मांग ली। तो सरदार ने गोधन को बहुत प्यार से अपने पास बुलाकर कहा, तुमने जाति की इज्जत रख ली है, तुम्हारा 7 खून अब माफ है, खूब गाओ सलीमा का गाना। तो गुलरी काकी बोलती है, आज रात मेरे घर पर खाना खाने के लिए आना गोधन। यहाँ पर जब गोधन ने पंच लाइट को जलाकर गांव की इज्जत बचा ली, अन्य पंचायत के लोगों के सामने उस गांव की महतो टोली की इज्जत बचा ली, तो गांव के सभी लोग उनसे प्रसन्न हो जाते हैं और उनका जो गुनाह था उनको भी माफ कर देते हैं। उनके प्रति उनके मन में जो कड़वाहट या तो मेल था या तो अपराध भाव था वह भी दूर हो जाता है। वे सभी लोग गोधन को बड़े ही स्नेह से बुलाने लगे थे। तो सरदार ने भी गोधन को अपने पास बुलाकर कहा कि जाओ, तुमने हमारी जाति की इज्जत बचाई है, इसलिए अब खूब गाओ सलीमा का गाना, तुम्हारे सभी गुनाह माफ कर दिए जाएंगे। तो उनकी बात सुनकर गुलरी काकी के मन से भी गोधन के प्रति जो कड़वाहट थी वे भी दूर हो जाती है और वे गोधन को अपने घर पर भोजन करने के लिए आमंत्रित करती है। गोधन ने फिर एक बार मुंदरी की ओर देखा, मुंदरी की पलकें झुक गई। इस तरह यहाँ पर दोनों एक दूसरे से पसंद करते हैं, इस बात का भी पता चलता है। तो कीर्तनिया लोगों ने एक कीर्तन समाप्त कर जय ध्वनि को जय हो, पंचलेट के प्रकाश में पेड़ पौधों का पत्ता पत्ता पुलकित हो रहा था। पुलकित होना यानी प्रसन्न दिख रहा था। इस तरह सभी माहौल शांत होने के बाद कीर्तनिया लोगों ने अपना एक कीर्तन शुरू कर दिया और पंचलाइट का जय जयकार किया। इस तरह पंचलाइट की रोशनी से पूरा गांव के महतो टोली के सभी सदस्य प्रसन्न हो गए और उत्साह के मारे आनंदित दिख रहे थे। तो प्रकृति पर भी उनका एक अलग ही नज़ारा दिखाई दे रहा था। इस तरह यहाँ पर हम देखें तो पंचलाइट की खरीदारी की शुरुआत से पंचलाइट की जलाने की अंतिम बात पर यह कहानी यहाँ पर पूर्ण होती है और गोधन को माफ कर दिया जाता है और उन्हें ससम्मानित अपनी टोली में वापस ले लिया जाता है, जहाँ पर यह कथा समाप्त होती है। तो विद्यार्थी मित्रों, यहाँ पर हमने इस पूरी कहानी की कथा को देखा, प्रत्येक पात्रों का परिचय भी देखा और किस तरह गांव के लोग अपने गांव में अपनी जाति की इज्जत को बचाए रखना चाहते हैं, उनका भी परिचय हमने देखा। और इस तरह हमने जाना कि हमारे देश के गांव में जाति पाति के टोले मोहल्ले के नाम पर इज्जत की शान को बढ़ाने की जो पुरानी परंपरा है वे बरसों से चली आ रही है। जो कथा हमने इस कहानी में भी देखी कि गांव के लोग अपनी टोली की इज्जत बचाना चाहते हैं, इसलिए जब नया यह पंचलाइट खरीदा है तो उनको किसी गांव की अन्य पंचायत से जलवाना नहीं चाहते हैं और अपने टोली की इज्जत बचाने के लिए एक गांव का एक जो व्यक्ति है, सदस्य है, उनके गुनाहों को भी वे माफ़ कर देते हैं। तो यहाँ पर हमारी यह कथा समाप्त होती है। इस कहानी में ग्रामीण समाज जाति के आधार पर विभिन्न टोलियों में विभक्त है और सभी परस्पर ईर्ष्या द्वेष के भावों से लिप्त है। तो रेणु जी ने अप्रत्यक्ष रूप से इस कहानी के माध्यम से ग्राम सुधार की प्रेरणा देने का भी संदेश दिया है, या तो प्रेरणा लेने का भी संदेश दिया है और साथ साथ ग्राम सुधार पर भी जोर दिया है। तो इस तरह विद्यार्थी मित्रों, यहाँ पर हमारी यह इकाई समाप्त होती है। इस पूरी कहानी की समझूती के आधारित आप सभी लोग स्वाध्याय के प्रश्नों के उत्तर अपनी नोटबुक में लिखेंगे। नमस्ते।